हेलो एंड वेलकम बैक टू वाइश आई एस माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं। क्लास 9th की हिस्ट्री एनसीईआरटी चल रही है। ओके, चैप्टर नंबर 3 हिटलर वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देन उसके इम्पैक्ट, देन अगेन ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में जर्मनी को कैसे ही ह्यूमिलिएट करा गया, मैंने वो भी बताया था आपको। उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े ये भी बताया था। और जर्मनी की क्या ही हालत हुई थी, भुखमरी से बेचारा जर्मनी के पास कुछ भी नहीं बचा था। ये सब हमने अभी तक कवर करा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी का एम्परर होता है वो भाग जाता है। उसके बाद में वाइमार रिपब्लिक बनता है। देन अगेन वाइमार रिपब्लिक के कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट होते हैं, दोनों अपने आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। देन यहाँ पे एक पर्सन निकल के आता है जिसका नाम होता है हिटलर। ठीक है, फिर उसके उसकी भी पूरी प्रोग्रेस होती है हिटलर की। फिर वो लोगों को ये प्रॉमिस करता है कि आपने जो जो खोया है मैं आपको सब वापस दिलाऊंगा, चाहे वो मान सम्मान हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो वो प्रॉमिस करता है कि वो पीस लेकर के आएगा, पीस को रिस्टोर करेगा जर्मनी में, और लोग उसकी बातों को मान भी लेते हैं। आगे हमने ये पढ़ा था कि वो कैसे कैसे पीस को स्टोर करते करते पीस को रिस्टोर करते करते वो डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन कर देता है। ठीक है, एक बहुत बड़ी वजह है हिटलर वहाँ की डेमोक्रेसी को बर्बाद करने में। दैट टाइम मैं बता रही हूँ। उसके बाद में वो रिकन्स्ट्रक्शन करना चाहता था, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था हलमार्श शास के बारे में, जो इसका इकोनॉमिस्ट था हिटलर का। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, कि हिटलर कुछ और चाहता था। एक तो बहुत ही सनकी था, उसको जो मन में आता था वो करता था। उसको सोचना तो था नहीं कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ या फिर मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसके दिमाग में बस जो आता था, अगर उसके दिमाग में अभी आया ना कि उसको पूरा वर्ल्ड दुनिया को कॉन्कर करना है, तो वो चाहेगा कि हाँ कैसे भी दुनिया को मैं कॉन्कर कर लूँ, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो उसकी ये आइडियोलॉजी थी कि हम वॉर करेंगे, जिसके लिए उसका उसका जो इकोनॉमिस्ट था हलमार शास्त्र, उसने मना कर दिया। उसने बोला कि अभी हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास अभी पैसे वैसे हैं नहीं, ऐसे ही वॉर की वजह से हमारा बहुत लॉस हो गया है ट्रीटीज़ वगैरह की वजह से, और अभी जो पैसे आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। सो अभी हमें हमारी आम जनता पे फोकस करने की नीड है, बिकॉज अगर जनता ही सपोर्ट में नहीं रहेगी तो क्या ही होगा। एंड हिटलर को तो कोई फ़र्क ही नहीं है, मतलब इसने इसके अगेंस्ट में कैसे ही बोल दिया। तो हिटलर कभी माना नहीं, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि ये वॉर करेगा, वॉर से ये टेरिटरी को ऑक्यूपाई करेगा, वहाँ पे इसके लोग अपने काम करेंगे, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा। देन वहाँ पे इकोनॉमी बूम ब्लास्ट, मतलब इकोनॉमी आगे ग्रो करेगी। ठीक है, उसके बाद में अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो जो इनका ये क्या नाम है, हिटलर का जो इकोनॉमिस्ट था हलमार शास, उसको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी थी। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया कि वो वॉर को चूज़ करा, उसके बाद भी फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस हुए। रिसोर्सेज वैसे ही कम थे, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि वो टेरिटरी को ऑक्यूपाई करेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा तब उसके पास रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज होंगे, और फिर जो अभी डिग्निटी ख़त्म हो गई है, पैसे से सब खत्म हो गया जर्मनी के, वो सब रिस्टोर हो जाएंगे, ऐसा लगता था हिटलर को। ठीक है, इसके लिए इसने एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी ये करना स्टार्ट करा। सितंबर 1939 में, जस्ट अ मिनट, सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे इन्वेट कर दिया। मैंने आपको कल भी बताया था कि फ्रांस एंड इंग्लैंड जो थे वो जर्मनी को कभी रोके नहीं, मतलब इस टाइम तक, अभी तक जो हिटलर कर रहा था। बिकॉज देखो, इंग्लैंड भी एक मतलब कॉलोनियल कंट्री है, और उसके बाद एट दैट टाइम की मैं बात बता रही हूँ, तो कभी इंग्लैंड ने भी नहीं रोका, फ्रांस ने भी नहीं रोका, जस्ट बिकॉज कि सभी का लॉस हो रखा था। ऐसा नहीं था कि जर्मनी हार गया तो इसका ही लॉस हो रहा है। हाँ, इसका एक्स्ट्रा लॉस हुआ, मैं मानती हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इंग्लैंड का, फ्रांस का, अमेरिका का कुछ हुआ ही नहीं। उनके भी बहुत सारे से लॉस हुए एट दैट टाइम। तो जब हिटलर ऐसे वॉर्स वगैरह कर रहा था, तो सबको दिख रहा था कि क्या कर रहा है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है। जब वो कुछ कुछ एरियाज़ ऑक्यूपाई कर रहा था, तो मैंने कल भी आप लोग को बताया था कि वो सभी को दिख रहे थे, बट जो फ्रांस एंड इंग्लैंड थे वो बिल्कुल ही चुप थे। जैसे कि सडेंटन लैंड पे जब उसने कब्जा करा था, ठीक है, वहाँ पे भी जब इतना ऑक्यूपाई कर लिया, लीग ऑफ नेशंस से जर्मनी को बाहर निकाल दिया। ठीक है, राइनलैंड को रीऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में इंटीग्रेट करा। इतना सब जब करा तो फ्रांस एंड इंग्लैंड एट दैट टाइम भी चुप ही रहे। ठीक है, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि आगे और भी लड़ाइयाँ हो, तो मतलब वो देख ही रहते कि हाँ ठीक है चलो देखते हैं तुम कहाँ तक जाते हो कुछ ऐसा वाला सीन था। बट जैसे ही सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेट करा, वहाँ पे उस एरिया को ऑक्यूपाई करने का सोचा, तो फ्रांस एंड इंग्लैंड भी मतलब आ गए, बीच में कूद पड़े। हाँ, कोई कितना ही किसी चीज़ को कितना ही कोई बर्दाश्त करेगा। सो फ्रांस एंड इंग्लैंड के आने के बाद क्या हुआ, सितंबर 1940 में, मतलब वॉर तो चल ही रहा था। सो सितंबर 1940 में एक ट्रिपाटाइट पैक्ट जो था ना, वो साइन हुआ किसके किसके बीच में, जर्मनी, इटली एंड जापान के बीच में। इन शॉर्ट ही है, मैंने कहा था ना कि मैं ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एक बहुत ही
5 मिनट के समरी में मैं इसको 5 मिनट के उसमें वीडियो क्लिप में इसको मैं समराइज़ कर दूँगी। बस वही। अब यहाँ पे ये तो मैं नहीं बता सकती ना कि उस पैक्ट में क्या था या फिर क्यों करा गया। वो तो ऑप्शनल वालों के लिए, उसके लिए आपको सर का पैच लेना पड़ेगा। सो आप सर को मैसेज कर लो, अभी नंबर दिख जाएगा स्क्रीन पर, रूम वाली। सो एक ट्रिपाटाइट पैक्ट साइन हुआ था जर्मनी, इटली एंड जापान के बीच में। एंड इस टाइम तक जो हिटलर था ना, वो एक ग्लोबल पावर बन के उभर रहा था, ठीक है। फिर स्पेशली बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर अपने पावर के पीक पे था। अब हिटलर क्या करता है, अब उसके मन में आता है कि मैंने इतना तो ऑक्यूपाई कर लिया, मैंने एक ट्रीटी साइन कर लिया है, इसके अकॉर्डिंग इतना मेरा इतना उनका। सो अभी ना हमें ईस्टर्न यूरोप को ऑक्यूपाई करना चाहिए। वो हाँ, अब इसका क्या मन था कि अब इसका ये मन था ना कि इसको ईस्टर्न यूरोप में अपना कब्जा जमाना है, उसको ईस्टर्न यूरोप को कॉन्कर करना है। तो इसके लिए क्या करता है, ये सोवियत यूनियन पे ना अटैक कर देता है जून 1941 में। और इसके इस इंसिडेंट को कहा जाता है ना, हिस्ट्री में सबसे बड़ा अगर कोई ब्लंडर हुआ है तो यही हुआ है। क्योंकि हिटलर को लगता था कि सब हार रहे हैं तो जो सोवियत यूनियन की जो रेड आर्मी है वो भी हार जाएगी। बट यहाँ पे हिटलर टोटली रॉन्ग प्रूव हुआ, बिकॉज जैसे ही इसने सोवियत यूनियन पर अटैक करा, वहाँ की जो रेड आर्मी थी ना, हिटलर की आर्मी को इतना तोड़ा के मारा है, मतलब जिसका कोई जवाब नहीं है। जो सोवियत की जो रेड आर्मी थी ना, वो बहुत 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 ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा पावरफुल थी। और उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो जर्मनी हार ही गया था। इतनी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी के बाद में ना उसको यहाँ पे भी एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट का सामना करना पड़ा था। स्टालिनग्रेड ने वहाँ पे बहुतों को मारा है, मतलब जर्मन पीपल को, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, हम किसी पे अटैक करने जाएंगे बिना मतलब का, तो वो तो मेरे को मारेगा ही ना। तो उसमें गलती रेड आर्मी की तो है नहीं, इन्होंने अटैक करा तो उन्होंने रिटेलिएट करा, बस बात ख़त्म। देन उसके बाद में जो सोवियत रेड आर्मी थी, मतलब उनको जर्मन सोल्जर्स को इतना मारा है जब तक कि वो घूम फिर के बर्लिन वापस ना आ गए। और इसके बाद इतना होने के बाद में जब जर्मनी वहाँ पे भी हार जाता है, देन पूरे ईस्टर्न यूरोप में सोवियत हेजमनी इस्टेब्लिश हो जाती है। अगर आपने क्लास 12th वाले लेक्चर देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें है सोवियत हेजमनी करके है। तो अगर आपने नहीं देखा, जस्ट टाइप YSIS क्लास 12th, वो पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो आप वहाँ से इसको देख लेना। अब यहाँ पे वो अगर टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो बस इतना जान लो कि इसके बाद में सोवियत यूनियन की ना हेजेमनी इस्टेब्लिश हुई, ठीक है, पूरे ईस्टर्न यूरोप में। और उसके बाद जर्मनी का भी कुछ एरिया ऑक्यूपाई करा। अच्छा हुआ ये था, देखो जर्मनी का ना यहाँ पे हारने का एक और रीज़न था, मैं बताती हूँ। मैंने कल एक मैप आप लोग को दिखाया था, हाँ ये रहा मैप, देखो ये है जर्मनी, ठीक है, ये रहा पूरा इसका ये यूक्रेन वाला पार्ट, मतलब ये जो सोवियत यूनियन वाला पार्ट है, ये रहा पोलैंड, एंड ये ऑफकोर्स रहा फ्रांस। मतलब इधर ये फ्रांस में जो ब्रिटेन वाले हैं, जो ये ब्रिटिश आर्मी सोल्जर्स वगैरह हैं, जो कोई भी है, वो इधर लड़ रहे हैं सब, इंग्लैंड वाले, ठीक है। और बीच में जर्मनी इनसे भी लड़ रहा है, फिर पोलैंड को ऑक्यूपाई करके ये रशिया से भी लड़ रहा है, मतलब सोवियत यूनियन से भी लड़ रहा है। तो इनका हारना तय था। इतना होने के बाद में मीनवाइल जो यूएसए था ना, वो कभी चाहता नहीं था कि अब वो वॉर में एंट्री करे, क्योंकि लॉस हो रखे थे भाई। और यूएसए एक टाइम पे लोन दिया करता था, वहाँ पे खुद ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, जिसको लोग द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। इसकी पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो यूएसए ना कभी चाहता था नहीं कि वो इस वॉर में इन्वॉल्व हो, बट ये लोग कहाँ हार मानने वाले हैं, जापान वगैरह, ठीक है। तो इन सब के पीछे ना रीज़न था कि जापान क्यों नहीं चाहता था कि यूएसए कभी पावर के ऊपर आए। तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप वहाँ से वीडियोस को कवर कर लेना। ये तो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे। तो यूएसए कभी चाहता था नहीं वो वॉर में पार्टिसिपेट करे, बट स्टिल उसके बावजूद भी यूएसए ने कभी अपने आप को वॉर से वो अलग रख नहीं पाया। क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो सभी को लॉस हुआ था, तो ऑफकोर्स यूएसए को भी लॉस हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस तो वहाँ पे भी आ गए थे। लेकिन जापान था ना, जापान का ये था कि वो अपनी पावर को एक्सपेंड करेगा ईस्ट साइड में, मतलब ईस्टर्न फ्रंट में जापान ने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी पावर को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना वाला जो एरिया है वहाँ पे उसको ऑक्यूपाई कर लिया। और उसका ये प्लान था ना कि वो यूएस नेवल बेसिस पे ना अटैक करेगा, ठीक है, पैसिफिक ओशन में। तो वहाँ पे जब जापान मतलब गया जर्मनी के पास में, तो वो हिटलर के सपोर्ट में आया। एंड ये दोनों मिल करके ना यूएस बेस के जो पर्ल हार्बर थी, ठीक है, वहाँ पे इन लोगों ने बॉम्बिंग करी। और जैसे ही पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ तो यूएसए ने बोला बस अब बहुत हो गया, अब हम करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वहीं से ये अनाउंसमेंट हो गई थी। एंड देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है 1945 में। यहाँ पे हिटलर हार जाता है। उसके बाद हिटलर और उसके जो कई सारे से जो मेंबर होते हैं ना सुसाइड भी कर लेते हैं।
ठीक है। एंड उसके बाद इसके बाद क्या होता है, जो यूएस है ना, जब हिटलर हार वार जाता है तो यूएसए ने ना फिर से एटम बॉम्ब गिरा दिया हिरोशिमा पर। आपने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी वगैरह। तो वो जापान में हिरोशिमा, वहाँ पे यूएसए ने ना एटम बॉम्ब गिरा दिया। तो ये था एक ब्रीफ अकाउंट कि क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्या ही मतलब क्या चीज़ थी जो रिस्पॉन्सिबल थी। तो रिस्पॉन्सिबल तो वो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस अगर नहीं हुआ होता तो हो सकता है कि इतना डिस्ट्रैक्टिंग, इतना मतलब जो डिस्ट्रॉय हो रखा है, इतना डिस्ट्रक्टिंग चीज़ें नहीं हुई होती। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव चीज़ें, सॉरी। उसके बाद में देखते हैं द नाजी वर्ल्ड व्यू। अच्छा, एक मिनट, ये जो नाजिज्म वाली आइडियोलॉजी थी ना, स्पेशली जो ये नाजीज थे, वो किससे लिंकअप कर रहे थे, मतलब वो ये लोग क्यों कर रहे थे, बिकॉज उनके अपने बिलीव्स थे, उनके अपने सेट ऑफ प्रैक्टिसेस थे, मतलब उनकी एक अपनी सोच थी कि उनसे सुपीरियर कोई है ही नहीं। चलो यहाँ तक तो समझ में आया ना। और अच्छा हाँ, एट दैट टाइम क्या हो रहा था ना, मैंने आप लोग को आई थिंक जब मैं क्लास 8 का करवा रही थी तभी भी मैंने बताया था कि इस टाइम तक वर्ल्ड वाइड पूरी रिकवरेज होती थी। ठीक है, कवरेज होती थी, ये टेलीविज़न पे सब दिखाया जाता था। तो मैंने इसमें पिक्चर्स तो ऐड नहीं करे हैं, बट आपके बुक में पिक्चर्स ये रखे हैं द हिंदुस्तान टाइम्स के। उस टाइम पे भी ऐसे ऐसे न्यूज़ छपते थे, ठीक है, कि हिटलर को मारा हुआ पाया गया, हिटलर ने सुसाइड कर लिया, ऐसा वैसा। तो वो सब इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे आपकी बुक में एक इंटरेस्ट के लिए आप लोग इमेज देख सकते हो, बाकी कोई नीड है नहीं। तो अभी बात करते हैं तो नाजी वर्ल्ड व्यू की। देखो इन लोग का ना अपना एक अपनी खुद की मेंटालिटी थी वाहियात वाली। मैं बताती हूँ क्या। जो ये नाजी की जो आइडियोलॉजी थी ना, वो हिटलर के वर्ल्ड व्यू से काफ़ी मिलती जुलती थी। इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो ये नाजिज्म वाली जो आइडियोलॉजी है और जो स्पेशली जो हिटलर ने प्रमोट करी थी, क्या था कि लोगों के बीच में ना कोई इक्वालिटी नहीं होती है। लोग को उनको ना इन लोगों ने रेस के बेसिस पे इन लोगों ने जज करना स्टार्ट किया, मतलब रेस बाय सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे इधर क्या है कि कास्ट में अलग अलग से सब कास्ट होते हैं। इन लोगों ने पूरे रेस में ही पार्शलिटी कर दी, डिफ्रेंशिएशन इन लोगों ने वहीं से शुरू कर दिया था। तो इनका ये कहना था कि जो प्योर जो जर्मन रेस के लोग होते हैं वो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस होते हैं, और जो सबसे लोवेस्ट रैंक पे जो आते हैं वो आते हैं जूस। ठीक है, एंड क्रिपल्ड एंड जूस को इन लोगों ने इतना मारा है, इतना ज़्यादा, किसी को प्रोसिक्यूट कर दिया, किसी को गैस चैम्बर में डाल दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। बाकी के जो जितने भी लो रैंक के जो भी थे वो मिडिल में रखे गए, मतलब टॉप पे कौन है, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं। देन उसके बाद में कई सारे से और भी ग्रुप हैं। ठीक है, एकदम लास्ट में कौन है, ज्यूस हैं। तो ज्यूस हैं तो उनको एकदम लोवेस्ट रैंक का समझा जाता था, उनको कभी टेम्पल्स में एंट्री नहीं मिलती थी। मैंने अभी जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री करवा रही थी मैंने तभी भी आप लोग को बताया था, वर्ण सिस्टम के बारे में बताया था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट। तो वर्ण सिस्टम के बारे में मैंने बताया था, तो मैंने बताया था उसमें जो शूद्र क्लास थे उनके साथ वैसा ही होता था जो यहाँ पे इनके साथ हो रहा था, ज्यूस के साथ हो रहा था। बट हाँ, यहाँ पे तो कुछ एक्स्ट्रा ही हो गया। हम लोगों ने तो खैर मारा वारा तो नहीं ना किसी को ऐसे बिना मतलब का। तो इन लोग का ये कहना था कि लोगों में कोई इक्वालिटी नहीं होती है, जो कुछ भी है सबसे टॉप सुपीरियर अगर कोई रेस है तो वो है नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, और बीच में बड़ी सारे से और भी रेसेस आएंगे। उसके बाद सबसे लो पर जो है वो है ज्यूस। और पता नहीं इन लोग को ज्यूस से क्या ही मुसीबत थी, क्या क्यों ही चिढ़ते थे, बट उनको वो लोग ना एकदम अनवांटेड सा बिल्कुल अलग से वो लोग ट्रीट करते थे, गंदे तरीके से ट्रीट करते थे। अच्छा, इनकी जो ट्रीटमेंट वाली जो आइडियोलॉजी थी और जो ज्यूस को और क्रिपल्ड को मारने वाली आइडियोलॉजी थी, ये कहाँ से निकल के आई थी, नाजिज्म में। तो आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा शायद, यस आई थिंक क्लास 9th या 10th में ये। तो आपने चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर करके नाम सुना होगा, ये लोग थिंकर्स हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने ना अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इन लोगों ने कहा था कि जो नेचर में हम लोग खुद ही इन्वॉल्व हुए हैं, और जो नेचर में जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट है वो ही आगे बढ़ पाएगा, जो परफेक्ट नहीं है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है ना, हम लोग खुद से ही इवॉल्व हुए हैं, ऐसा इन लोग का कहना था। और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो थ्योरी है, इनका ये था कि इस नेचर में, इस पूरे वर्ल्ड में जो भी फिट है वो ही आगे जाएगा। मतलब अभी जैसे मैंने बताया ना, और जिसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, चाहे मेंटली फिजिकली, वो कभी आगे नहीं जा पाएगा। तो बट इन्होंने कभी भी किसी ह्यूमन के इंटरवेंशन को अलाउ नहीं किया। मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन समझते हो ना, कि किसी इंसान को इसमें इंक्लूड नहीं करा। थे तो सब इंसान ही, मतलब इनके कहने का क्या मतलब था कि ये लोग लोगों के बारे में ही बात कर रहे थे, बट वो नेचर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे। हिटलर क्या कर रहा था, हिटलर का ये कहना था कि इन थिंकर्स ने ऐसी वाली थ्योरी पास करी है, और
इन्होंने ये कहा है कि जो अनफिट है वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये नेचुरल सिलेक्शन वाला जो प्रोसेस है वो हम ह्यूमंस करेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, इन लोगों ने ऐसी थ्योरी दी थी, बट इन लोगों ने ये नहीं कहा था कि अगर आप फिट नहीं हो तो आपको इंसान ही मार डालेंगे। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ कि इनमें इन दोनों लोगों ने ना ह्यूमन के इंटरवेंशन को कम्प्लीटली ही एक्सक्लूड कर रखा था, बट हिटलर ने ऐसा नहीं करा। हिटलर का ये कहना था कि जो अनफिट है उनको हम ही लोग मारेंगे, इनका ये कहना है। ठीक है, मतलब क्या ही वाहियात ख्याल का ये आदमी था हिटलर, जो मन में आता था वही करता था। अच्छा, और जो ये हिटलर की जो ये आइडियोलॉजी थी, ये रेसिज्म वाली, उसको ना कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स भी थे, आई मीन कुछ थिंकर्स थे, नॉट ओनली पॉलिटिकल बट हाँ कुछ थिंकर्स भी थे, कुछ पॉलिटिशियंस भी थे जो खुद ही रेसिस्ट आइडियोलॉजी पे बिलीव रखते थे, रेसिज्म वाली आइडियोलॉजी पे। उन लोगों ने हिटलर के इस आइडिया को सपोर्ट करा है। जस्ट टू जस्टिफाई इम्पेरियल रूल ओवर कॉन्कर्ड पीपल्स। मतलब जहाँ जहाँ उन लोगों ने अपना रूल जमा रखा है, जहाँ जहाँ जिस एरिया को उन लोगों ने कॉन्कर कर रखा है, वहाँ पे अगर उन लोग की ये थिंकिंग है, ऑब्वियस सी बात है रेसिस्ट हैं लोग तो यही वाली थिंकिंग होगी कि हाँ हमारी जो रेस है वो सुपीरियर है, बाकी जो रेस है वो इन्फीरियर है। तो ऐसे जो पॉलिटिशियंस थे, ऐसे जो थिंकर्स थे, उन लोगों ने हिटलर के इस आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। नाजी का जो आर्ग्यूमेंट था ना वो बिल्कुल ही सिंपल था, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है वही जाके, एक मिनट, हाँ, जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेस है ना वही जा कर के आगे बढ़ेगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट रेस जो है वो हमारा ही है, वो आर्यंस ही हैं। बाकी जितने भी हैं सबके सब वीक हैं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। और जो आर्यन रेस है वो ही सबसे फाइनेस्ट रेस है, वो प्योर है, वो स्ट्रॉन्गर है, और वो ही एक टाइम आएगा, और अभी भी वही है जो वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अपने पीक पे होगा और वर्ल्ड में उसके अलावा और कोई भी रेस होगा ही नहीं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग मान लो कि कोई बच्चा है, वो अभी फिट है बिल्कुल भी, और वो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो फिजिकली अनफिट हो जाता है, तो उनके अकॉर्डिंग वो भी अनफिट ही है। वो भी भले से वो आयरन रेस का हो या फिर कुछ भी, बाद में आप देखोगे ना इन लोगों ने, जो ये हिटलर थे, जो ये नाजिज्म वाले जो लोग थे ना, वो उन सभी लोगों को इन लोगों ने मार दिया जिनको अभी क्रिपल्ड के नाम से लोग जानते हैं वहाँ पे। ठीक है, हम लोग तो दिव्यांग वगैरह बोलते हैं, विकलांग, दिव्यांग, हम लोग ये सारे वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, हिंदी में। देन जो हिटलर की आइडियोलॉजीज थी जो अभी मैंने बताया, इसको ना अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने का बहुत शौक था। अभी जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि किसको लगता था कि उससे हमारी होगी डेवलपमेंट, तो इसने क्या करा, अब इसको तो ये पता था कि हाँ ये टेरिटरी को एक्सपेंड करे बिना मानेगा है नहीं, तो इसने क्या करा, इसने ना एक आइडिया निकाला कि क्यों ना हम अपने इस एरिया से सारे ज्यूज़ को, सारे क्रिपल्ड लोगों को, जितने भी लोग अनफिट हैं सिवाय जर्मन रेस करके, जर्मन आर्यन रेस करके, क्या नाम है इनका, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, हाँ, इनको छोड़ करके जितने भी लोग हैं उनको हम क्यों ना एलिमिनेट कर दें। क्योंकि इसकी सोच देखो कहाँ तक पहुँची, इसकी सोच यहाँ तक पहुँची कि हिटलर की, कि अगर सारे लोग यहाँ पे रहेंगे, हम एरिया एक्सपेंड करेंगे, तो ऑफकोर्स एरिया तो हमारा होगा, बट वहाँ पे ना कई सारे से क्रिपल एंड जूस लोग भी हो जाएंगे। क्या पता किसी लड़की वड़की को उनसे अफेयर हो गया, प्यार वार हो गया, तो वो उनसे मैरिज वैरिज करवा लेंगे सब। उसके बाद जो बेबीज़ होंगे तो वो कभी भी नॉर्डिक जर्मन आर्यन नहीं देखे जाएंगे, उनको भी अनफिट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ना कि अगर एक लड़का है जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस का है, दूसरी जो लड़की है ना वो ज्यूस है या फिर ट्रिपल या फिर कोई सी भी दूसरे रेस की है, तो उनसे जो बेबी होगा वो कभी भी नॉर्डिक जर्मन आर्यन नहीं माना जाएगा, वो तभी भी अनफिट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक जो ब्लड है ना मदर का या फिर फादर का, वो लोअर कास्ट का है। ठीक है, मतलब जो जो बिल्कुल ही इन्फीरियर रेस है, जो बिल्कुल ही जिनको अवॉइड करा जाता है, मतलब टॉर्चर करा जाता है, वो उस रेस से बिलोंग करते हैं, इसीलिए कभी भी उसको ना फिटेस्ट माना ही नहीं जाएगा। अब वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो इन्होंने ये अपनी थिंकिंग निकाली, अपनी सोच निकाली, आइडिया निकाला इन्होंने ऑब्वियसली, कि हम क्यों ना एलिमिनेट कर दें सारे के सारे लोगों को। तो ये थी इनकी घटिया सी आइडियोलॉजी, और पता नहीं कौन से ख्याली पुलाव में ये लोग पता नहीं कौन से ख्याली पुलाव बना रहे थे, और यही कॉन्कर करते करते ये मूविंग वो क्या बोलते हैं ईस्टवर्ड में ये लोग चले गए। उसके बाद में पोलैंड पे इन लोगों ने अटैक करा। पोलैंड के बाद में मैंने अभी कहानी सुनाई कि कहाँ से क्या क्या शुरू हुआ, दिन होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जब स्टैंडर्ड बुक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो अभी के लिए ये इस वीडियो को ना यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एज यूजुअल, कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर व्हाट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो। एंड यहाँ पे क्योंकि कोई ग्रुप वगैरह नहीं बना है, सर पर्सनली खुद ही बात करते हैं। ऐसा भी नहीं कि सर का व्हाट्सएप कोई और यूज़ करता है फिर किसी को दे रखा है मैनेज करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, सर खुद ही यूज़ करते हैं। सो बेनिफिट आपका ही होगा, आप एक बार सर को कॉन्टैक्ट कर लो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।